आखिर ये पैसा है क्या चीज? क्या ये सिर्फ कागज के कुछ टुकड़े हैं या इससे कहीं ज्यादा कुछ और? चलिए, इस सदियों पुराने सवाल की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि वैल्यू यानी मूल्य कैसे बनता है, कैसे टिकता है और कभी-कभी कैसे खत्म भी हो जाता है। जरा एक पल के लिए अपने वॉलेट या जेब में रखे नोटों के बारे में सोचिए। क्या वो सच में पैसा है? ये एक ऐसा सवाल है जो पैसे और करेंसी के बारे में हमारी पूरी सोच को हिला सकता है। और इसका जवाब, सच कहूं तो काफी चौंकाने वाला है। यहाँ स्क्रीन पर दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है असली पैसा, सोचिए सोना, जिसकी कीमत उसके अपनी धातु में ही छिपी है, वो अंदर से ही कीमती है और दुनिया में लिमिटेड है। और दूसरी तरफ है फिएट करेंसी, जैसे हमारे रुपए या डॉलर। इनकी कीमत बस सरकार के एक आदेश और हमारे भरोसे पर टिकी है, और इसकी सप्लाई को सेंट्रल बैंक जब चाहे बढ़ा सकते हैं, जिससे इसकी वैल्यू कम होने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो सवाल उठता है कि कोई भी चीज पैसा बनती कैसे है? ये कोई तुक्का या इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे कुछ पक्के नियम काम करते हैं। चलिए, पैसे के इन 6 गोल्डन रूल्स को समझते हैं। ये है वो 6 पिलर्स जिन पर कोई भी अच्छी करेंसी खड़ी होती है। पहला, उसे टिकाऊ होना चाहिए, मतलब वक्त के साथ खराब न हो। दूसरा, उसे आसानी से यहाँ-वहाँ ले जाया जा सके। तीसरा, उसे छोटे-छोटे हिस्सों में बांटा जा सके, बिना उसकी कीमत कम हुए। चौथा, उसकी हर यूनिट एक जैसी हो। पांचवा, उसकी सप्लाई लिमिटेड हो ताकि उसकी वैल्यू बनी रहे। और सबसे जरूरी छठा नियम कि उसे सब लोग लेन देन के लिए स्वीकार करें। अब चलिए एक बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या हो अगर हम पैसे के इन 6 नियमों को साइंस की कसौटी पर कसें? मतलब हम पूरी पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स को देखेंगे और पता लगाएंगे कि पैसे के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट कौन है। तो एलिमिनेशन का पहला राउंड शुरू होता है। सबसे पहले गैसें। जाहिर है वो तो बाहर है, कोई हवा को जेब में कैसे रखेगा, है ना? फिर आते हैं लिक्विड्स, जैसे मर्क्यूरी। ये भी प्रैक्टिकल नहीं है और जहरीले भी। कुछ एलिमेंट्स तो इतने रिएक्टिव हैं कि पानी के कांटेक्ट में आते ही धमाका हो जाए। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स तो जानलेवा होते हैं। तो ये सब पैसे की रेस से बाहर हो गए। ठीक है, अब आते हैं दूसरे राउंड पर। यहाँ हम सॉलिड मेटल्स को देखेंगे। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सब तो बहुत ज्यादा कॉमन है। सोच कर देखिए, अगर पैसा लोहे का होता तो 1 किलो आटा खरीदने के लिए शायद हमें एक ट्रक लोहा लेकर जाना पड़ता। और प्लैटिनम जैसी धातुओं का क्या? हाँ, वो रेयर भी हैं और ड्यूरेबल भी, लेकिन उनका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा था कि पुरानी सभ्यताओं के लिए उनके सिक्के बनाना लगभग नामुमकिन था। और इस पूरे एलिमिनेशन प्रोसेस के बाद हमारे सामने 2 फाइनल विनर बचते हैं, सोना और चांदी। ये दोनों मेटल्स पैसे के सभी 6 नियमों पर एकदम खरे उतरते हैं। ये रेयर हैं, टिकाऊ हैं और इनकी हर यूनिट एक जैसी है। खासकर सोना, जो हजारों सालों तक बिना खराब हुए चमकता रहता है। यही चीज इसे एक परफेक्ट पैसा बनाती है। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर सोना चांदी इतने ही परफेक्ट थे तो आज हम कागज के नोट क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? चलिए, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और उस बड़े बदलाव को समझते हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, ये बदलाव कोई एक दिन में नहीं आया। इसकी कहानी शुरू होती है 19वीं सदी में, जब चांदी को धीरे धीरे सिस्टम से बाहर किया गया। फिर आया पहला विश्व युद्ध, जिसने रही सही कसर भी पूरी कर दी। हाँ, 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते से थोड़ी उम्मीद बंधी थी, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं चली। और फिर आया साल 1971, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन ने डॉलर का सोने से रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दिया। बस उसी दिन से हमारी दुनिया पूरी तरह से फिएट करेंसी पर चलने लगी। सोने से कागज पर आने के इस सफर को समझने के लिए एक नियम जानना बहुत जरूरी है, ग्रेशम का नियम। ये नियम कहता है कि खराब पैसा अच्छे पैसे को चलन से बाहर कर देता है। सुनने में अजीब लगता है ना, पर इसका मतलब सीधा सा है। जब सिस्टम में 2 तरह के पैसे हों तो लोग अच्छी वैल्यू वाला पैसा, जैसे सोना, बचाकर रख लेते हैं और कम वैल्यू वाले पैसे, जैसे कागजी नोट, से ही खर्चा करते हैं। नतीजा, अच्छा पैसा धीरे धीरे मार्केट से गायब हो जाता है। तो इस फिएट सिस्टम का नतीजा क्या निकला? खैर, ये जो नंबर स्क्रीन पर है, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। पिछली सदी से लेकर आज तक अमेरिकी डॉलर जैसी फिएट करेंसियों की खरीदने की ताकत, यानी परचेजिंग पावर, 98% से भी ज्यादा गिर चुकी है।
मतलब जो चीज़ 100 साल पहले शायद $1 या $2 में आ जाती, आज उसी के लिए $100 से भी ज़्यादा देने पड़ते हैं। और इसके ठीक उलट जरा सोने की अविश्वसनीय स्टेबिलिटी देखिए। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। आज से करीब 2000 साल पहले प्राचीन रोम में 1 आउंस सोने में एक बढ़िया क्वालिटी का टोगा और सैंडल आ जाते थे, और आज भी उतने ही सोने में एक शानदार ब्रांडेड सूट खरीदा जा सकता है। सोचिए, 2000 सालों में सोने की परचेजिंग पावर लगभग वही रही है। चलिए अब सीधे आज के दौर में आते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक, जी हाँ, वही बैंक जो खुद फिएट करेंसी सिस्टम चलाते हैं, वे आजकल रिकॉर्ड तोड़ सोना खरीद रहे हैं। सवाल ये है, ऐसा क्यों? ये चार्ट देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है। चीन, पोलैंड, तुर्की जैसे देश लगातार सोना जमा कर रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह है। देखिए, किसी देश के डॉलर रिजर्व को तो फ्रीज किया जा सकता है, उस पर पाबंदी लग सकती है, लेकिन सोना एक न्यूट्रल एसेट है। इस पर किसी दूसरे देश का कंट्रोल नहीं होता, इसे कोई स्विच ऑफ नहीं कर सकता। और बात सिर्फ देशों तक ही सीमित नहीं है, ग्लोबल बैंकिंग के नियम भी बदल रहे हैं। बेसल 3 नाम का एक नया रेगुलेशन आया है, जिसके तहत फिजिकल गोल्ड को अब टियर 1 एसेट का दर्जा दिया गया है। आसान भाषा में कहें तो अब गोल्ड को उतना ही सेफ माना जाता है जितना कि कैश या सरकारी बॉन्ड्स। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, जो सोने को वापस फाइनेंशियल सिस्टम के सेंटर में ला रहा है। तो इन सारी बातों का भविष्य के लिए क्या मतलब निकाला जाए? जैसे जैसे हमारी दुनिया और ज्यादा डिजिटल होती जा रही है, ऐसा लगता है कि फिजिकल एसेट्स यानी भौतिक संपत्तियों की अहमियत शायद और भी बढ़ने वाली है। और इस कहानी में हम चांदी को बिल्कुल नहीं भूल सकते। चांदी का एक डबल रोल है। एक तरफ तो वो एक कीमती धातु है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस भी है। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, 5G टेक्नोलॉजी, भविष्य की इन सभी ज़रूरी चीज़ों में चांदी का इस्तेमाल होता है। और इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि सप्लाई कम पड़ने लगी है। इसी वजह से अब कुछ देश इसे फिर से एक रिजर्व एसेट की तरह देखने लगे हैं। और अब एक मज़ेदार बात, हम सब ने द वंडरफुल विज़ार्ड ऑफ ओज की कहानी सुनी या देखी होगी, पर क्या किसी को पता है कि ये कहानी असल में 19वीं सदी की मॉनेटरी डिबेट पर एक पॉलिटिकल सटाया थी? जी हाँ, कहानी में जो पीली ईंटों वाली सड़क है वो गोल्ड स्टैंडर्ड को दिखाती थी, और डोरोथी के जो चांदी के जूते थे वो सिल्वर मूवमेंट की ताकत का प्रतीक थे। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां हर चीज डिजिटल हो रही है और सरकारों पर कर्ज का पहाड़ बढ़ता जा रहा है, वहां वैल्यू का भविष्य क्या है? क्या हम सोने चांदी जैसी ठोस चीजों की तरफ लौटेंगे, या फिर कोई नया डिजिटल सिस्टम इसकी जगह लेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में हमारी पूरी दुनिया का नक्शा तय